बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर एस अरविंद पांडे आपका स्वागत अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में करता हूं। आज जो चर्चा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, उस चर्चा में एक ऐसी विषय वस्तु को मैंने उठाया है जो कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एरिया में, दिल्ली के क्षेत्र में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह उस प्रकार की गतिविधि या उस प्रकार की प्रैक्टिस पर आधारित है जो कि भू संपत्ति और भवन के क्रय विक्रय के मामलों में काफ़ी लंबे दिनों से दिल्ली क्षेत्र में उपयोग में की जाती रही है, परंतु इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। और यह देखा जाए तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के और इंडियन स्टैम्प्स एक्ट 1948 के, इसके भी जो है प्रतिकूल दिखाई पड़ती है। परंतु फिर भी परंपरागत रीत से जिस प्रकार से लोग वो संपत्तियों का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ करते रहे हैं, उसमें इसके इतने अत्यधिक प्रचलन के कारण इसे यह मान्यता प्राप्त हो चुकी है कि यह वैध रीति है जिसके माध्यम से भू संपत्ति का स्वामित्व का अंतरण एक हाथ से दूसरे हाथ हो सकता है। परंतु विधि की दृष्टि में इसकी महत्ता या इसका महत्व सर्वथा शून्य है। और इसी बिंदु पर आज मैं यह चर्चा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए मन में विचार तभी आता है जब वह आपके चारों तरफ समाज में विद्यमान दिखाई पड़ती है, या उससे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है, या उसको रोकने के लिए सरकार प्रशासन कोई एक रीति नीति बनाता है। तो उस पर जो भी उस विषय से संबंधित या उस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वह अपनी राय देने का प्रयास करते हैं। तो उसी एक दिशा में मेरा भी ये छोटा सा प्रयास है। आशा करता हूँ आप इस प्रयास को आकलन करेंगे, सुनेंगे और फिर मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने कमेंट्स भी देंगे। तो मैं अब इस प्रार्थना के साथ इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करता हूँ। तो दिल्ली के संदर्भ में जो ये आरंभ हुई चर्चा है, वह जहाँ पर कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अग्रीमेंट टू सेल या विल के माध्यम से भू संपत्तियों का एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण होता रहता है। परंतु विधि के संदर्भ में जैसा मैंने कहा, और जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 2012 में सूरज लैंप के मामले में स्पष्ट किया था कि भू संपत्ति का अंतरण मात्र पंजीकरण दस्तावेज के माध्यम से ही हो सकता है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अग्रीमेंट टू सेल या विल जैसे दस्तावेज भू संपत्तियों का स्वामित्व एक हाथ से दूसरे हाथ में अंतरित नहीं करते हैं। तो इस बिंदु पर जो विधि सिद्धांत है वो ये है कि जब हम कभी किसी भू संपत्ति को खरीदते हैं तो उसमें क्रेता को भू संपत्ति का स्वामित्व अंतरित करता है, उसके बदले में कुछ प्रतिफल प्राप्त करता है, प्रतिफल माने विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, और उसके पश्चात वह पंजीकरण विभाग में जाकर के सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, और हस्ताक्षर करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी अदा करता है। और जब स्टैम्प ड्यूटी अदा हो जाती है तब फिर भू संपत्ति एक हाथ से दूसरे हाथ में स्वामित्व के अंतरण के रूप में अंतरित होती है। यह सामान्य प्रक्रिया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो विधियां आकृष्ट होती हैं, उन विधियों के बारे में थोड़ा संदर्भ दे देता हूं। तो सबसे पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 आकृष्ट होती है, जहां यह कहा जाता है कि कोई भी भू संपत्ति जिसका मूल्य 100 रुपये से अधिक होगा के स्वामित्व का अंतरण बिना लिखित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से नहीं किया जा सकता, नंबर 1। दूसरा, पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिनियम 1860 है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है, उसके अंतर्गत पंजीकरण किया जाता है। फिर तीसरा, शुल्क कितना देय होगा, तो यह इंडियन स्टैम्प एक्ट है, उसके अंतर्गत ये शुल्क का निर्धारण होता है। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ फिर जीपीए एग्रीमेंट टू सेल की बात आती है। तो यहाँ पर आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं, जहाँ पर कि एजेंसी अभिकरण 124 से 148 की बात आती है। तो धारा तो वहाँ पर अभिकरण की बात आती है। तो अभिकरण में क्या होता है कि क्वाई फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी, कोई भी व्यक्ति जो अपने
स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए कार्य कराना चाहता है तो विधि यह मान्यता लेती है कि वह कार्य उस व्यक्ति ने स्वयं ही किया जिसने कि वह कार्य किसी अन्य के माध्यम से कराया। तो यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल हो जाता है, नियोक्ता हो जाता है, एजेंट हो जाता है, वो अभिकर्ता हो जाता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में आप पावर दे रहे हैं तो वो डोनर होता है क्योंकि वो अपनी पावर दे रहा है, और जिसे दी जाती है माने रिसीवर ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी वो डोनी कहलाता है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में केवल एक विशेष कार्य विशेष अवधि के लिए तक ही किए जाने के लिए अधिकृत किया जाता है। मानो कि उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करी है किसी व्यक्ति के पक्ष में, तो वह कहेगा कि मैं आपको अमुक मामले में जो कि मेरी भू संपत्ति से संबंधित है या अन्यथा है उसमें मैं अमुक कार्य के लिए इस अवधि तक आपको अधिकृत कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको भू संपत्ति का क्रय विक्रय कराना है तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मैं अपनी ओर से आपको भू संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करता हूँ। यदि आपको मैनेजर रखा है संपत्ति का, भू संपत्ति का, तो वह कहेगा मैं आपको भू संपत्ति के प्रबंधन के लिए नियुक्त करता हूं ताकि आप भू संपत्ति का प्रबंधन कर सकें, उसके बिजली का बिल दे सकें, वाटर टैक्स दे सकें, हाउस टैक्स दे सकें, उसमें टेनेंट रख सकें, उनसे किराया वसूल सकें, आदि आदि जैसे की शर्तें हों। परंतु जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट जो है उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं कि यदि आप सामान्य तरीके से कोई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो ठीक है, परंतु यदि कभी किसी विशिष्ट कार्य के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो उसको हम लोग स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी की अलग अलग परिभाषा नहीं दी गई है। वहाँ कार्य की प्रकृति के हिसाब से अपने व्यवहार की आधार पर या उसके नामकरण की सुविधा के आधार पर जो कि उसकी प्रकृति पर निर्धारित होता है, हम उसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, साधारण या विशिष्ट पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में कह देते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की, जो कि मुख्य रूप से इस पूरी घटनाक्रम में केंद्र का बिंदु है। तो ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो 1882 का एक्ट है और इसमें कुल 8 धाराएं हैं और 2 से 6 तक धाराएं तो जो हैं वह प्रभावी हैं। उसके बाद 7 और 8 जो है एक निरसन है, रिपील है, और दूसरा जो है वह इसी तरह का एक अधिकार है। तो धारा 1 जो होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की, वह भू क्षेत्राधिकार की बात करती है, और धारा 1A में पावर ऑफ अटॉर्नी की डेफिनेशन दी गई है जिसमें कहा गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा विधिक दस्तावेज है जो कि किसी विश्वस्त व्यक्ति को अधिकृत करता है कि वह पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले व्यक्ति को, जो कि देने वाले का अभिकर्ता होगा, माने प्रदाता का अभिकर्ता होगा, डोनर का अभिकर्ता होगा, और उसकी ओर से कार्य करेगा और वह ऐसा कार्य करेगा जिसके लिए उसे अधिकृत किया जाएगा। तो इस स्थिति में पावर ऑफ अटॉर्नी में स्कोप और ड्यूरेशन, किस सीमा तक कौन से कार्य करने हैं और किस अवधि तक किए जाने हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सेक्शन 2 में एग्जीक्यूशन अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो डोनी होता है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करता है और जिसके पक्ष में जनरेट की जाती है, उनके मध्य नियोक्ता और अभिकर्ता का संबंध होता है। और तीसरा यह बताया गया है धारा 3 में कि जब नियोक्ता और अभिकर्ता के मध्य जब संबंध स्थापित हो जाते हैं तो जो डोनी है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करता व्यक्ति है, वह सदाशयतापूर्वक जो भी कार्य पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदाता के हित रक्षण के लिए करता है, उन सब के लिए वह अपने पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदाता को बाध्यकारी बनाता है और वह स्वयं उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट नंबर के धारा 3 के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए उसकी बात कहते हैं। फिर उनका ये कहना होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो दस्तावेज होता है उसे पंजीकृत कराना पड़ता है। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वह लिखा जाता है, दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद 2 साक्ष्य होते हैं और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जाकर के सब रजिस्ट्रार के यहाँ वो पावर ऑफ अटॉर्नी की जो डीड होती है वह रजिस्टर होती है और उसको वहाँ पर मूल अभिलेख के रूप में जमा करना पड़ता है। अब मैरिड वोमेन के पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में धारा 5 में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री जो 18 वर्ष से बड़ी है और वह विवाहित है तो उसके द्वारा किया गया पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसा माना जाएगा मानो कि वह एक स्वतंत्र महिला है
और उसके निर्णय लिए जाने पर और किए जाने वाले कार्यों पर, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करने के संदर्भ में है, उस पर उसके विभाग का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये रह गई बात पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट की। अब पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का उद्देश्य ये था कि चल संपत्तियां जो कि सामान्य एक हाथ से दूसरे हाथ में यूं ही दे दी जाती हैं, तो उसमें तो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परंतु जब अचल संपत्तियां आती हैं तो उनके प्रबंधन, विक्रय, पट्टे पर दिए जाने की बात, किराए पर देना, उसका रख रखाव इत्यादि का अधिकार जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है स्वामी के स्थान पर, तो हम उसे एक विशेष अनुज्ञा पत्र या अधिकार पत्र, जो पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, अधिकार पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के पक्ष में सृजित करते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रिएट करते हैं, अ पावर इन फेवर ऑफ ए पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज ए पावर ऑफ अटॉर्नी, और इन अदर वर्ड्स एन एजेंट ऑफ द पर्सन हु क्रिएट्स ए पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ अदर पर्सन। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करता है वो डोनर होता है, क्योंकि वो दे रहा है पावर, और जिसे प्राप्त की जाती है, दिलाई जाती है, वो डोनी है, वो रिसिपिएंट है, वो प्राप्त करता है। तो जो संविदा अधिनियम 1872 की जो प्रावधान है एजेंसी के, उसमें वो प्रिंसिपल माना जाता है, वो नियोक्ता माना जाता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो होता है वो एजेंट माना जाता है। तो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन दोनों के बीच में जो है वो स्थापित हो जाते हैं। इसमें भू संपत्तियों का अंतरण भी करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, उसका प्रबंधन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, बैंक खातों में पैसों के लेन देन और रख रखाव के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है, चेक देने के लिए, चेक रिसीव करने के लिए, पेमेंट करने के लिए इत्यादि, वित्तीय प्रबंधन के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। किसी व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा सकती है। कहने का अर्थ ये है, जिन जिन उद्देश्यों विशेष के लिए कोई व्यक्ति जो पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर रहा है, वह किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करके उसे कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है, और कार्य की सीमा और अवधि वह स्पष्ट रूप से उस पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट में उल्लेख करेगा, और उसके बाद वह, जैसा मैंने पहले कहा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करके वह पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर सकता है। अब बात आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करने वाला व्यक्ति और जिसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट हुई है, उसके मध्य संबंध कब तक चलते हैं। तो इसमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी एक विशिष्ट अवधि के लिए जनरेट की गई है, तो जैसे ही वह अवधि समाप्त हो जाती है, पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। दूसरा, यदि वह किसी कार्य विशेष के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट की गई है और वह कार्य विशेष संपादित हो जाता है, तब भी पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट की गई है जो वह स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करने वाले की मृत्यु हो जाती है और ऐसी मृत्यु की सूचना जिस व्यक्ति के पक्ष में, यानी कि जो एजेंट है, जो डोनी है, उसको हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के पश्चात पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति की जिसने कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट की है, उसकी मनस्थिति ऐसी हो जाती है कि वह अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की प्रकृति, प्रभाव और दुष्परिणाम का आकलन करने में असमर्थ हो जाता है, माने मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, और उसके मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की सूचना भी पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त किए गए व्यक्ति को हो जाती है। तो ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात भी वह पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए गए अधिकार का प्रयोग नहीं करता, पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो जाती है। हाँ, स्वतः समाप्त नहीं होती, उसकी सूचना उसे मिल जानी चाहिए यथासमय। फिर जैसा मैंने पहले ही कह दिया था, अवधि विशेष किसी समय तक के लिए, कार्य विशेष किसी कार्य विशेष के लिए, यदि पूर्ण हो जाए तो इन सभी परिस्थितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी स्वतः समाप्त हो जाती है। या इसके अतिरिक्त पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से पावर ऑफ अटॉर्नी धारक व्यक्ति को सूचना दे करके पावर ऑफ अटॉर्नी को विड्रॉ करने की सूचना दे देता है। तो जैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करने वाला व्यक्ति यह सूचित करता है कि अब मैंने आपके पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त कर दी है, तो नोटिस प्राप्त होते ही वह पावर ऑफ अटॉर्नी प्रभाव शून्य हो जाती है, और उसके अनुपालन में वह पावर ऑफ अटॉर्नी धारण करता कोई भी कार्य नियोक्ता की ओर से नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा कार्य करता है तो वह शक्ति बाह्य माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, और वह उस व्यक्ति पर बाध्यकारी नहीं होगा जिसने कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर दी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के स्थान पर स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सेल एंड परचेज ऑफ ए लैंडेड प्रॉपर्टी। तो ऐसी स्थिति में
मैं बारंबार कह रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी करनी है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी करनी है तो उसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर करना पड़ेगा। उसे यह उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि मैं किस भू संपत्ति के संबंध में क्रय विक्रय प्रबंधन इत्यादि के लिए आपको अधिकृत कर रहा हूँ। यह भी लिखना पड़ेगा कि उस भू संपत्ति की पहचान क्या है। यह भी लिखना पड़ेगा कि कितनी अवधि के लिए मैं यह पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का सुस्पष्ट वर्णन होने के पश्चात दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर और 2 साक्ष्यों के उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उन साक्ष्यों का भी हस्ताक्षर होगा दस्तावेज पर, और फिर पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात वह दस्तावेज दाखिल दफ्तर हो जाएगा और रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जब भू संपत्तियों से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट किया जाता है या उनके अंतरण से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट किया जाता है तो कहीं कहीं इसमें फ्रॉड होने लगा था। कोई भी व्यक्ति अपने नाम किसी भी व्यक्ति की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके उसकी भू संपत्ति का अंतरण या हस्तांतरण करने का कार्य करने लगा था। तो बाद में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और यह कहा गया कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी जिस विषय वस्तु के संदर्भ में जनरेट की गई है और वह भू संपत्ति है और उसके अंतरण के संबंध में अधिकार दिया जा रहा है तो ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी मात्र रक्त संबंधियों के पक्ष में ही जनरेट किया जा सकता है। अब रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? रक्त संबंध का मतलब होता है जो डोनर है अ पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो जो क्रिएटर ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी है वह किनके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर सकेगा, माने द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कौन हो सकते हैं? तो भू संपत्ति के अंतरण संबंधी मामलों में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हो सकते हैं उसके रक्त संबंधी में कौन आगे? पुत्र आ सकते हैं, पुत्री आ सकती हैं, उनके पिताजी आ सकते हैं, उनके माताजी आ सकते हैं, उनके पुत्र वधू आ सकती हैं, उनकी बेटी आ सकती है और विवाह से संबंध होने के कारण उनकी अपनी पत्नी आ सकती है, उनके अपने भाई आ सकते हैं, उसके अपनी बहनें आ सकती हैं। इसके अलावा और भी कोई व्यक्ति ऐसी भू संपत्ति के अंतरण के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसलिए ऐसा किया गया है ताकि फ्रॉड और कपट जो होते हैं, जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट करके भू संपत्तियों का अंतरण फर्जी रीत से होता है, उस पर अंकुश लगाया जा सके। अब यहाँ पर एक बात और आती है जिसके बारे में सरकार चिंतित है और जिसने कि यह कहा कि 2012 में जो सूरज लैंप इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा राज्य सुप्रीम कोर्ट का मामला आया था और जिसमें यह कहा गया था कि भू संपत्ति के स्वामित्व के मामलों में स्वामित्व का अंतरण मात्र लिखित और पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल या वसीयत ऐसे कोई दस्तावेज नहीं हैं जो भू संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इंडियन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 3 में साफ कहा गया है कि किसी भी भू संपत्ति का स्वामित्व का अंतरण वैध रीति से करने के लिए यदि उस भू संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है। तो आज की तारीख में कौन सी ऐसी भू संपत्ति है जिसका दाम 100 रुपये से कम है? तो 100 रुपये से अधिक है तो उसका अंतरण लिखित और पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही होगा, अन्यथा नहीं। तो धारा 3 जो होती है उसने निवारित कर दिया कि आप अदर देन अ सेल डीड रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार आफ्टर पेइंग the stamp duty required, you cannot transfer an ownership in any landed property in favor of any person as per the section 3 of the Transfer of Property Act 1882। तो ये बात निकल के आई। तो इसी आधार पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र विक्रय विलेख के पंजीकृत होने के माध्यम से ही किसी भू संपत्ति का स्वामित्व अंतरण मान्य होगा, अन्यथा नहीं। और बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, वह प्रक्रियात्मक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? उस दस्तावेज पर जो विक्रय दस्तावेज होगा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आपने दिया उसको अधिकार, न कि हस्ताक्षर करने का अधिकार उसको दिया, न कि ये दिया कि आप संपत्ति को बेच दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब आपने संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं दिया, संपत्ति के विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया, तो ऐसी स्थिति में
ये हुआ कि जब आपने हस्ताक्षर किया, पंजीकृत दस्तावेज करा लिया, तब जा कर के संपत्ति का अंतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में हुआ। दूसरा, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है कि दो पक्षकारों ने भू संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतरित करने का अपना मसौदा बना दिया, परंतु उस मसौदे को अंतिम प्रारूप तब दिया गया तब माना जाए। एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्ट्स इनटू सेल व्हेन एग्रीमेंट टू सेल इज converted into a sale deed and registered under the provisions of Indian Registration Act 1860 after paying the required stamp duty। तो ये कहने का मतलब है कि विक्रय करने के करार को जब विक्रय विलेख पंजीकरण कराने के उपरांत, जिसमें कि स्टैंप अधिनियम के अंतर्गत शुल्क दिया जाना भी सम्मिलित है, कर देने के पश्चात ही विक्रेता से भूमि का स्वामित्व क्रेता को अंतरित होता है। इसी प्रकार वसीयत की बात हो गई। वसीयत क्या होता है? वसीयत एक टेस्टामेंट। टेस्टामेंट माने एक दस्तावेज है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में किया जाता है, किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई हित सृजित करने के लिए, हित बनाने के लिए। तो उसने कहा कि यह भू संपत्ति मैं अमुक व्यक्ति को देता हूँ, जो मेरे न रहने के पश्चात स्वामित्व इनको अंतरित हो जाएगा। लेकिन जब तक वो वसीयतकर्ता जीवित है तब तक तो स्वामित्व वसीयतकर्ता के पास ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में स्वामित्व के अंतरण की बात ही नहीं आती। जब वह वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जो वसीयत का लाभार्थी है, यदि वह रक्त संबंधी है या एक उत्तराधिकार के रूप में ही संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः जब तक कि प्रतिरोध न किया जाए संपत्ति उसको मिलने की संभावना रहती है, परंतु वह तब तक विलंबित रहती है, तत्काल ट्रांसफ़र नहीं होता। ये पोस्ट डेटेड था, इन फ्यूचरो इसको हम लोग कहते हैं, भविष्यत स्वामित्व का अंतरण। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द विल, वसीयत करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत वह व्यक्ति जो वसीयत का लाभार्थी होता है उस भू संपत्ति में स्वामित्व अर्जित करता है। लेकिन इसमें भी बहुत पेच है। पेच ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस वसीयत की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है या यह कह देता है कि यह भू संपत्ति किसी व्यक्ति को वसीयत के माध्यम से दी गई है, उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ, मेरा भी उसमें हिस्सा है, या अन्य किसी आधार पर वह उसका प्रतिवाद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत में हित अंतरित किए गए हैं, वह जीवोपार्डाई हो जाता है, वह प्रश्नगत हो जाता है। और जब तक उसका निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा, दीवानी न्यायालय द्वारा निर्धारित नहीं कर दिया जाता, तब तक स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी और विल, ये तीनों ही ऐसे दस्तावेज हैं जो कि भू संपत्ति में स्वामित्व का तात्कालिक अंतरण नहीं करते। ये पहले प्रथम दृष्टया जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में यह भू स्वामित्व के अंतरण के में की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें कि दस्तावेजों का लिखना और उस पर हस्ताक्षर करना होता है, उसके लिए अधिकृत करता है। दूसरे एग्रीमेंट टू सेल में यह करार होता है कि हम भविष्य में इस संपत्ति को बेचेंगे, और जब तक बेच नहीं दिया जाता, बेचनामा नहीं हो जाता, विक्रय विलेख नहीं हो जाता और पंजीकरण नहीं हो जाता, तब तक भू संपत्ति का स्वामित्व एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाता। और तीसरा, वसीयत का जब तक निष्पादन नहीं हो जाता तब तक भू संपत्ति वसीयतकर्ता के स्वामित्व में ही रहती है। तो ये तीनों तरीके, अब आप कहेंगे कि क्यों अपनाए जाते थे, तो ये तीनों तरीके लोगों द्वारा इसलिए अपनाए जाते थे ताकि तात्कालिक रूप से स्टैंप ड्यूटी का अपवंचन किया जा सके। यानी कि आपको तुरंत यदि रजिस्ट्री करानी पड़ेगी तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ ही यदि आपने जो पैसा दिया उसका भी लेन देन यदि आयकर विभाग के देख रेख में आ गया तो आपको उसके लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट कर देते हैं और कहते हैं हमने पावर ऑफ अटॉर्नी आप ही के पक्ष में कर दिया, आप ही को बेचना है, आप ही को खरीदना है। तो अब बेचने वाले के पास कोई अधिकार नहीं रह गया, दोनों अधिकार आपके पास हैं। तो आप ऐसे ही हैं मानो कि आप पूर्ण स्वामी हैं। और इस भ्रम के अंतर्गत संपत्तियां एक हाथ से दूसरे हाथ निरंतर आती जाती रहीं, परंतु 2012 के निर्णय आ जाने के पश्चात भी, शासन द्वारा सचेत किए जाने के बाद भी लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया और फिर भी इसी अपनी प्रक्रिया में लिप्त रहे और इसी प्रकार से संपत्तियां एक हाथ से दूसरे हाथ आती जाती रहीं। इसी यही हाल रहा एग्रीमेंट टू सेल का, यही हाल रहा वसीयत का। परंतु 2019 में ये जो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से बचने के लिए
एक व्यवस्था बनाई गई जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल या विल और वसीयत वाले मामले हैं, उन सब मामलों में हम यदि चाहें तो भू संपत्ति का जो है कि पंजीकरण करा सकते हैं। तो भू संपत्ति का पंजीकरण कराने के लिए जो बात आई उसमें ये कहा गया कि पीएम उदय योजना लाई गई, और पीएम उदय योजना के अंतर्गत ये कहा गया कि आप अपनी भूमि का स्वामित्व अंतरित अपने पक्ष में करा सकते हैं, परंतु यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या वह भू संपत्ति सरकारी तो नहीं है, और यह सरकारी नहीं है तो एडीएम के यहाँ, आप उस एरिया के एडीएम के यहाँ जा करके आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के पश्चात उस भू संपत्ति का खसरा खतौनी में अभिलेख देखा जाएगा, उसकी प्रकृति का निर्धारण होगा, और प्रकृति का निर्धारण होने के पश्चात यदि यह पता लगता है कि भू संपत्ति किसी व्यक्ति की है, प्राइवेट व्यक्ति की है, भू संपत्ति सरकारी नहीं है, तो ऐसी भू संपत्ति के एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या वसीयत को रजिस्टर सेल डीड के रूप में रजिस्टर करा करके उस व्यक्ति के जो कि एग्रीमेंट टू सेल का धारक है या पावर ऑफ अटॉर्नी का, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का धारक है, उसके पक्ष में भू संपत्ति का अंतरण दस्तावेज के माध्यम से कर दिया जाएगा। यदि ऐसे दस्तावेज किसी रक्त संबंधी के पक्ष में हैं तो उनसे 4% ड्यूटी ली जाएगी, और जो गैर रक्त संबंधी है उनसे सामान्यतः 6% के रूप में ली जाएगी। लेकिन आपको सर्वप्रथम एडीएम जिसके एरिया में वह भू संपत्ति पड़ती है उसके यहाँ से जाके यह पता करना पड़ेगा कि क्या भू संपत्ति सरकारी तो नहीं है। तो ये पीएम उदय कार्यक्रम है, उसके माध्यम से भी इन संपत्तियों का पंजीकरण करके स्वामित्व का अंतरण हो सकता है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो संपत्तियाँ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल के माध्यम से किसी व्यक्तियों के पास में है, सरकार उनको लेगी नहीं, लेकिन उनके स्वामित्व का अंतरण जिस व्यक्ति के पास जीपीए है या एग्रीमेंट टू सेल है उसके पक्ष में स्वामी के नाम से इंदराज नहीं होगा, एंट्री नहीं होगा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। तो ऐसी स्थिति में यदि वह भू संपत्ति सरकारी है तो सरकार वहाँ से किसी भी व्यक्ति का जिसके कब्जे में वो संपत्ति वो बेदखल कर देगी, और बेदखल करके संपत्ति अपने कब्जे में ले लेगी। परंतु इसके अतिरिक्त जो वो संपत्तियाँ व्यक्तिगत हैं, प्राइवेट हैं, तो उसमें पीएम उदय के अंतर्गत हर व्यक्ति से यह अपेक्षित है, सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि आप त्वरित गति से यथासंभव शीघ्र रीति से आप उस भू संपत्ति का पंजीकरण करा करके स्वामित्व अपने नाम अंतरित करा लें या स्थायी रूप से रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करा लें। यह उन्हीं आपके ही पक्ष में होगा। तो आशा करता हूँ ये चर्चा जो मैंने आपके समक्ष रखी है, इस चर्चा में आप सबको विभिन्न आयाम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल और वसीयत के माध्यम से जो दिल्ली क्षेत्र में भू संपत्तियों के अंतरण के तरीके प्रचलन में हैं, उनके बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो वास्तविकता हैं, जो कानूनी आधार हैं, उन पर जानकारी मिल गई होगी। और मैं दिल्ली क्षेत्र को ही आरोपित नहीं कर रहा, इस तरह के ट्रांजैक्शन पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर कमोबेश होते रहते हैं। केवल कारण ये है, प्रलोभन ये है या ऐसा करने के पीछे लोगों का आकर्षण ये है कि वे तत्काल रूप से स्टैम्प ड्यूटी बचाने का एक प्रयास कर लेते हैं, उनका स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है। दूसरा यह भी बच जाती है कि वे आयकर विभाग की नज़रों में आने से बच जाते हैं, और उनके समक्ष यह स्वतंत्रता रहती है कि वो कितना बड़ा से बड़ी संपत्ति बिना कानून के दायरे में आए क्रय विक्रय कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी संपत्ति जो खरीदी जाती है और जिसकी क्रय मूल्य एक सीमा से अधिक होता है, उसकी रिपोर्टिंग रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है, और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रेड फ्लैग करके उसके सोर्स ऑफ इनकम को वेरीफाई करता है कि वह यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जिस पैन नंबर से प्रॉपर्टी परचेज की है, उसकी वास्तव में क्या आय इतनी थी विगत वर्षों में, जिसमें जो कि उसने अपने रिटर्न में फाइल की है, जिसके अनुसार वह इतनी बड़ी संपत्ति क्रय कर सकता है। तो इसी छानबीन से बचने के लिए लोग पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल करके संपत्तियों को खरीद लेते हैं और फिर चुपचाप उन संपत्तियों पर काबिज होकर बैठ जाते हैं। तो इस कर अपवंचना से, यानी कि इनकम टैक्स के दायरे से और स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट के दायरे से बचने का जो एक कुत्सित प्रयास है, इस पर अंकुश लगाने के लिए ही यह पीएम उदय योजना या जो सुप्रीम कोर्ट का 2012 का जजमेंट है उसके आलोक में राज्य सरकारें कार्य करती हैं और समय समय पर शासकीय सूचना दे करके लोगों को
आह्वान करते हैं कि आप अपनी संपत्ति का पंजीकरण विधिवत रूप से करा करके अपने पक्ष में स्वामित्व को अंतरित करा लें और दस्तावेजों में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपना नाम अंकित करा लें। आशा करता हूँ कि यह चर्चा आपको थोड़ा सारगर्भित लगी होगी, सूचना परिक लगी होगी और कई तरह की भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में थी उसका निराकरण करने में मैं सक्षम रहा हूँ। कृपया मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और फॉरवर्ड भी करिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में अपने इस प्रकार के प्रयास को जारी रख सकूं। धन्यवाद।